हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आए हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 11 लेकर, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर सबने सुना होगा। एक गैल्वेनोमीटर का टाइप होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर अलग अलग प्रिंसिपल पे काम करते हैं। हमारे सिलेबस में है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये हमारे सिलेबस में क्यों है? ये हमारे सिलेबस में इसलिए है क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक अभी पढ़ा था, टॉर्क ऑन अ करंट लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? टॉर्क ऑन अ करंट लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये इसकी वर्किंग, मतलब इसका प्रिंसिपल उसी के ऊपर है। ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ये वर्क करता है टॉर्क ऑन अ क्लोज्ड लूप जिसमें करंट जा रहा है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है। इसका प्रिंसिपल लास्ट टॉपिक वाला है, जो कि हमारा है लेक्चर नंबर 10। उसको देखोगे तभी ये समझ में आएगा। अगर किसी ने वो नहीं देखा तो उसको जाकर जल्दी से देखें, तब ये प्रिंसिपल समझ में आने वाला। हाँ, थोड़ी थोड़ी बात बताऊंगा मैं टॉर्क की, पर डिटेल उसको देखने समझ में आएगा। सही है? ओके, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिसने नहीं किया है। चलते हैं आगे अपने वीडियो की तरफ और हम बात करते हैं आज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है आपको पता होगा। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर छोटा सा करंट, स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। किसको? स्मॉल करंट, छोटे करंट को गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है। सर एमीटर भी करता था। एमीटर बड़े करंट को करता है। छोटा करंट हो पॉइंटों में, एम्पियर्स में, मिली एम्पियर्स में, तो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर देता है। सही है? एमीटर नहीं कर पाता। एमीटर बड़ा करंट डिटेक्ट करता है। अब गैल्वेनोमीटर का ये एक टाइप है जिसको बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसका प्रिंसिपल क्या है? इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? ये वर्क करता है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, लिख लो, कॉपी पेन निकालिए, देखो मत। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मैंने बोला भी है, लिखवा भी देता हूं, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क ऑन अ करंट लूप, टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे? टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद होगा हमने ये टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसका एक फॉर्मूला किया था लास्ट लेक्चर में, जो कि था टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। हमने बोला था अगर इसके टर्न्स लूप के n हो तो एन ए बी साइन थीटा हो जाएगा। तो मैं मान रहा हूं जो यहाँ पर करंट लूप है इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है। सही है? इसका एरिया a है, इसका एरिया a है, मैग्नेटिक फील्ड b है, थीटा क्या है? याद होगा थीटा क्या है कि ये जो आपका ये पड़ा है ना, क्या बोलते हैं, कॉइल, ये बिल्कुल ऐसा प्लेन में नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे टिल्ट है। मैंने बनाया नहीं जानबूझकर, किताब में देखोगे थोड़ा सा ऐसे टिल्ट बना रखा है। इसको ऐसे टेढ़ा करके बनाओगे, ऐसे करके ना, ऐसे दिखा रखा है ये टेढ़ा। समझ रहे? इसका मतलब ये यहाँ से ऐसे टिल्ट है। ये टॉर्क में हमने कंसेप्ट किया था कि अगर ये इस डायरेक्शन में हो तो क्या होता था, बी, ये आई और ए एम बन जाता था। तो एम और बी की डायरेक्शन अगर सेम थी तो थीटा कितना हो जाता था? 0। तो साइन 0 होने से सारा कुछ टॉर्क 0 हो रही थी। तो इसलिए हमने इसका कुछ थीटा रखा था कि एम और बी में कुछ एंगल हो। एम क्या होती थी? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। बी होती थी मैग्नेटिक फील्ड। इसमें कुछ एंगल हो थीटा। ऐसे से ऐसे कर दिया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो इसलिए साइन थीटा आएगा। अगर थीटा 0 हो जा रहा था तो हमारी बात नहीं बन रही थी। तभी बोल रहा हूं, एक बार जाएं लेक्चर नंबर 10 को देखकर, जिसको नहीं पता, जिसको समझ में आ रहा है वो चलते रहें आगे। सही है जी? ओके, तो आगे बात करते हैं अब ये काम कैसे करेगा। ठीक है, कैसे काम करेगा चलते हैं। ठीक है जी, तो ये एक अरेंजमेंट है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। ये कैसे काम करेगा समझिए। एक कॉइल रख रखा है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है। सही है? उसको एक सॉफ्ट आयरन कोर पे लपेट रखा है। क्यों कर रखा है इसकी बात करेंगे। इसके बाद ये सॉफ्ट आयरन कोर जहाँ पर लपेट रखा है, ये मूविंग कॉइल, इसका एक एंड स्प्रिंग से कनेक्ट है, आगे T2 टर्मिनल से कनेक्ट है। यहाँ से एक T1 टर्मिनल आया, यहाँ से करंट देंगे। जब भी T1 टर्मिनल जोड़ेंगे करंट देंगे। ये नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रख रखा है एक। ये क्या करेगा? इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड देगा, इस कॉइल को आसपास मैग्नेटिक फील्ड बी देगा। तो क्या हो जाएगा? एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है,
जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ता है तो उसके ऊपर टॉर्क लगती है, याद है। तो हम क्या करेंगे, जब भी इसमें करंट आएगा, हमने करंट दिया, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट दिया, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस कॉइल में क्या आया, टॉर्क आया। तो ये टॉर्क मतलब ये कॉइल रोटेट करेगा, ये कॉइल रोटेट करेगा, क्या करेगा, रोटेट करेगा, सही है। अब जितना जितना ज्यादा करंट देते रहोगे, देखो जितना ज्यादा करंट भेजते रहोगे इधर से, उतनी ज्यादा टॉर्क ज्यादा होगी, उतनी टॉर्क पड़ती रहेगी। क्या होता रहेगा, जितना ज्यादा करंट आएगा उतनी टॉर्क ज्यादा होगी। और याद रखना एम और बी का एंगल थीटा है, जीरो नहीं है। आपने पढ़ा था टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, सही है, या एन आई ए बी साइन थीटा। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है इस कॉइल की, इसका एरिया है ए, बी है मैग्नेटिक फील्ड, थीटा है एंगल, ठीक है। तो एम बी साइन थीटा या एन आई ए बी साइन थीटा टॉर्क पड़ा। जितना ज्यादा करंट, बाकी तो सब कुछ कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, आई पे। टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, आई पे। अरे यार सारा कुछ तो कांस्टेंट है ना, एन नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट रहेंगे, एरिया इस कॉइल का कांस्टेंट रहेगा, बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, साइन थीटा एक डिग्री पे रोटेट करके रखे वो भी कांस्टेंट रहेगा। टॉर्क डिपेंड करेगा करंट पे, जितना ज्यादा करंट जाएगा इसको, इसमें यहां से आप सप्लाई दोगे टर्मिनल T1 से, उतना ज्यादा इसकी टॉर्क होगी, सही है। जैसे जैसे ये घूमेगा, इसके साथ एक स्प्रिंग अटैच है, तो स्प्रिंग भी घूमेगा, तो स्प्रिंग भी तो रोटेट करेगा, तो स्प्रिंग भी रोटेट करेगा। जैसे जैसे स्प्रिंग में टॉर्क आई, तो स्प्रिंग क्या करेगा, एक अपोजिंग टॉर्क पैदा करेगा। स्प्रिंग क्या करेगा, एक अपोजिंग टॉर्क पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा, एक अपोजिंग टॉर्क। अरे स्प्रिंग को ऐसे ट्विस्ट करोगे तो अंदर से स्प्रिंग इधर को एक फोर्स मारने की कोशिश करेगा ना, बिल्कुल करेगा सर, करेगा ना। अरे यार झूला लिया होगा ना कभी, झूला लिया था लटकने वाला, उसके ऊपर बैठ जाते हो, ऐसे झूले देते हो। तो बचपन में क्या होगा, उसके ऊपर बैठ कर झूले को ऐसे घुमाते रहते थे आप, ऐसे घूमते रहते थे झूले में, सही है, अच्छा ये घूमते रहते थे। एक टाइम आता था कि आप धीरे धीरे जोर लगता था, एक टाइम आता था बड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता था, और उसके बाद क्या होता था, एक टाइम पे जब उसको इतना जोर लगाते थे, जब उसको छोड़ते थे तो झूला वापस घूमता था, याद है ना। अरे झूले को ऐसे बैठ घुमाते जा, रस्सी को ऐसे घुमाते रहो, जोर ज़्यादा लगेगा। एक टाइम आएगा जब रस्सी को छोड़ दोगे तो वापस वो अपने आप घूमेगी, सही है। सेम कंसेप्ट यहाँ स्प्रिंग में होगा, सेम कंसेप्ट यहाँ स्प्रिंग में होगा, पक्का, ठीक है। कैसे, समझो, ठीक है जी। कैसे, अपोजिंग टॉर्क देगा, इसको किताबों में लिख रखा है रीस्टोरिंग टॉर्क। अच्छा, रीस्टोरिंग टॉर्क भी बोलते हैं इसको, अपोजिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क, यानी उस टॉर्क को बराबर करने की कोशिश करेगा। जितना हम घुमाएंगे उतना ये वापस लगाने की कोशिश करेगा, सही है, सही है जी, ओके। तो ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क है, इसका एक टॉर्जनल कांस्टेंट होता है। जो रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है उसका एक टॉर्जनल कांस्टेंट लगेगा, जिसको हम बोलते हैं सी, जिसको हम बोलते हैं सी, सही है जी। एक बात सुनो, जब मैंने 1 डिग्री घुमाया, जब मैंने 1 डिग्री स्प्रिंग घुमाया, जब मैंने 1 डिग्री स्प्रिंग घुमाया, 1 डिग्री स्प्रिंग घुमाया, तो टॉर्जनल कांस्टेंट आया सी। जब मैंने 2 डिग्री घुमाया तो टॉर्जनल कांस्टेंट आया 2c। जब मैंने 3 डिग्री घुमाया टॉर्जनल कांस्टेंट आया 3g। मैं बोल रहा हूं मैंने स्प्रिंग 5 डिग्री घुमाया तो टॉर्जनल कांस्टेंट होगा 5c। इतनी बात को नोट करें, फिर आगे चलते हैं। तो टॉर्जनल कांस्टेंट होगा 5c, सही है। तो क्या हुआ, ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, ये जो है आपकी फाई एंगल पे, इसको बोलते हैं जो टाउ हुई, रिस्टोरिंग टॉर्क लगी 5 डिग्री घुमाने से, रिस्टोरिंग टॉर्क लगी 5 डिग्री। कौन सी टॉर्क है ये, रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क लगी 5c। देखो ये रिस्टोरिंग टॉर्क मतलब मैं घुमा रहा हूं तो उधर से वापस एक टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, घुमाने को अपोज कर रही है, उसको रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हो। मैंने 5 घुमाया तो 5c अपोज करेगी, सही है। c क्या है, टॉर्जनल कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आई, ऐसा होता है, नहीं समझ में आ रहा तो उसको नोट कर लें, ओके। चले आगे, ठीक है जी, ठीक है जी। अब मैं दोबारा बोलता हूँ, जब आप उसको घुमाते रहते हो रस्सी को, एक टाइम आता है कि जब बहुत ज्यादा जोर लगता है ना। मैंने एक रस्सी ली, देखो मैं क्या करता हूँ, एक रस्सी है मेरे पास ना, मेरे पास एक रस्सी है ऐसे, मैं इसको घुमा रहा हूँ, आराम आराम से घूम रही, देखो आराम आराम से इसमें टॉर्क पैदा हो रहा है। एक टाइम आएगा जब इसको मैं बहुत बहुत ज्यादा जोर लगने लग जाएगा।
अभी रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है इसमें, मैं इसको इधर को टॉर्क दे रहा हूँ, ये वापस टॉर्क लगा रहा है। एक टाइम आएगा कि जब मैं जगाऊंगा तो बहुत ज़्यादा जोर लगेगा, समझ रहे हो, देखो इसमें बड़ा ज़्यादा जोर लगेगा, ये देखो, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो वापस आएगा। मतलब एक टाइम ऐसा होगा जो रिस्टोरिंग टॉर्क है और जो एक्चुअली टॉर्क लग रहा है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब एक टाइम पे रिस्टोरिंग टॉर्क है जो, है ना, ये क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क, और जो नॉर्मल टॉर्क था ये बराबर हो जाएंगे, मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। मतलब जितना आप जोर लगाओगे उतना वो जोर लगाएगा, तो आपके जोर लगाने में जोर लगेगा। अरे जितना आप जोर लगा रहे हो उधर से भी उतना ही जोर लग रहा है, तो आपका बड़ा ज्यादा जोर लगता है ना रस्सी को घुमाने में, पहले तो धीरे धीरे लगता है, पर दोनों एक टाइम पे रिस्टोरिंग टॉर्क और ये पुराना आपके लगाने वाला टॉर्क इक्वल हो जाता है, यानी कि सारा सिस्टम आ जाता है इक्विलिब्रियम। मतलब क्या हुआ, रिस्टोरिंग टॉर्क था मेरा कितना, C5, मेरा टॉर्क कितना था जो मैं लगा रहा था, मतलब इस कॉइल के ऊपर कितना टॉर्क आया था, इतना, क्योंकि n नंबर ऑफ कॉइल्स है, NIAB साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई होपफुली, सही है। तो यहाँ से आप I निकाल सकते हो, करंट आया मेरा C5 अपॉन NAB साइन थीटा, NAB साइन थीटा। यहाँ से एक बात समझो, C कांस्टेंट, N कांस्टेंट, A कांस्टेंट, B कांस्टेंट, सही है। तो जो I है वो डिपेंड कर रहा है फाई बाय साइन थीटा पे। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ फाई के, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ साइन थीटा के, समझ भाई। हम चाहते हैं I सिर्फ फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे, थीटा पे प्रोपोर्शनल ना रहे। तो इसके लिए देखो मैं क्या करता हूँ, मैं तो क्या कर रहा हूँ, इन्होंने करा है जो भी किया है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि साइन थीटा हट जाए, तो मैं क्या करता हूँ साइन थीटा को हटाने के लिए, देखो नंबर 1, मैं चाहता हूँ कि जो मैं मैग्नेट यूज कर रहा हूँ वो सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो। वो कैसा मैग्नेट हो, सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो, सही है। दूसरी बात, अब बात आती है कि मैंने सॉफ्ट कोर क्यों रखा था। जो मैं ये कॉइल के बीच में रखूंगा ये सॉफ्ट आयरन का कोर हो, सॉफ्ट आयरन का कोर हो। सर क्यों, सॉफ्ट आयरन का कोर क्या करता है, एक्ट्स एज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। ये क्या करता है सॉफ्ट आयरन का कोर, ये रहा सॉफ्ट आयरन, इसके ऊपर कोर है, यहाँ पर आपके मान लो दो वो लगे हुए हैं मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ। तो सॉफ्ट आयरन कोर करेगा, देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी ना, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाएगी, नॉर्थ से साउथ, तो ये चाहेगा कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है सॉफ्ट आयरन का कोर उन सबको अपने अंदर से गुजारने की कोशिश करता है। पहले कुछ वेस्ट हो रही होंगी, हाँ अभी भी कुछ तो वेस्ट होंगी, बट पहले ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से निकल रही थी। सॉफ्ट आयरन कोर ने क्या किया, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पकड़ा और अपने अंदर से निकाल दी, नॉर्थ टू साउथ, समझ रहे हो। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल काम करेगा। इससे क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई और जो एरिया की डायरेक्शन हुई, ये आपस में इनके बीच का थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा हमेशा 90 रहेगा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आ जाएगी, ये एरिया वेक्टर इधर को, एरिया वेक्टर उधर को, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से, दोनों का एंगल हमेशा बी और ए का हमेशा के लिए 90 डिग्री हो जाएगा अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक सॉफ्ट आयरन को करेंगे। जब 90 हो जाएगा थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 इक्वल टू 1, तो हम बोलेंगे सी तो डिपेंड करेगा फाइव पे अपॉन 90, यानी कि साइन 90 यानी कि 1, तो इस पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, तो साइन थीटा हट गया। तो जो टॉर्जनल कांस्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है फाइव पे, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है फाइव पे। पक्की बात, इतनी बात समझ में आई। टॉर्जनल कांस्टेंट कह रहा हूं मैं आई, सही है, जो आई है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा फाइव पे, ठीक है जी। देखो अब क्या होगा, अब इसको रब कर देते हैं हम, सर रब करते जा रहे हो, क्या कर रहे हो बार बार, हमें भी दिक्कत होती है, समझो कोई बात नहीं, दिक्कत मत समझो, तुम मेन कंसेप्ट समझो। मेन कंसेप्ट क्या है समझो जरा, मेन कंसेप्ट क्या है, हमने बोला हमें तो जो आई था, मैं दोबारा बोल लेता हूँ, आई था वो डिपेंड कर रहा था फाइव बटे साइन थीटा पे। साइन थीटा को हटाने के लिए हमने क्या किया, ए और बी की डायरेक्शन 90 फिक्स कर दी, सॉफ्ट आयरन कोर लगाया, तो आई अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा फाइव के। आई अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाइव के, तो मैं बोल सकता हूँ जी फाइव, वेयर जी इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, सही है, वेयर जी इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब इस फॉर्मूला में देखोगे, इस फॉर्मूला में देखोगे जो आई निकाला था हमने यहाँ से आई निकाला था ना, आई क्या निकाला था हमने, याद होगा, आई निकाला था हमने
ये था C5 ना, तो आई आया था C5 अपॉन NAB साइन थीटा, NAB साइन थीटा यहाँ से आई आया था। तो यहाँ से देखोगे जब साइन थीटा तो 1 हो गया, साइन 90 थीटा तो 90 हो चुका है, तो ये तो हो चुका है 1, ये तो हो चुका है 1, तो आई आया C5 बाई NAB। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब इक्वेट करोगे ये और ये, तो यहाँ से निकल कर आएगा जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है वो हुआ C/NAB, C/NAB, ये इंपॉर्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट ये रहा, कितना करंट जाएगा, कितने आपकी वैल्यू आएगी, ये CG की वैल्यू ये हुई। फाई क्या है, फाई कितना रोटेट किया, कितना एंगल रोटेट करते हो। होपफुली समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, पक्की बात, ठीक है जी, समझ रहे हो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, टॉर्क ऑन अ करंट लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण आपको आई, उसके कारण आपको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट मिला, इससे आप उसकी रीडिंग निकाल सकते हो कितना करंट आ रहा है उसके अंदर, ये रहा कितना करंट आ रहा है, ये रीडिंग देगा। ये आपका जो टर्मिनल है स्प्रिंग, ये घूमेगा उस हिसाब से, सही है, ये रीडिंग देता है। तो होपफुली आपके दिमाग में ये बात चली गई होगी, नहीं गई तो वीडियो को दोबारा देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक एंजॉय करें, खुश रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।